नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने संधि के बारे में बात की थी और ऑलमोस्ट सारी संधि हमारी समाप्त हो गई है। और इस विषय में और आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि संधि से संबंधित सारी संधि, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, बहुत ही विस्तारित तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है और बहुत बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, आप उनको एक बार ज़रूर जाकर आप उसको देखें, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने संधि पढ़ाई है एकदम कॉन्सेप्ट से सिखाई है और जो भी रूल्स थे वो भी बहुत अच्छे से सिखाए और ट्रिक भी सिखाएं और जो संधियों के बारे में भ्रांतियाँ चली आ रही हैं वो भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी वर्णमाला। और वर्णमाला हिंदी व्याकरण का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एकदम बेसिक है, एकदम ये शुरुआत है। क्योंकि क्या है कि मैंने देखो कई सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी हैं, लेकिन जो वर्णमाला है हमारी वर्णमाला आज से हम स्टार्ट करेंगे और वर्णमाला बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। और वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जामिनर इतने सारे क्वेश्चन बना सकता है और कई सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन वो बनाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अपन को वर्णमाला बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगी और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो डायग्राम आप लोगों को बनाऊंगा आप सिर्फ उस डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो उस डायग्राम से आपको कोई भी क्वेश्चंस वर्णमाला से आता है, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चंस को आराम से बना लोगे। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे लेक्चर को देखेगा, वीडियो को देखेगा तो बहुत आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अपन उस पर बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत जैसा कि मैं बताता हूँ कि अपन को क्या क्या पढ़ना है और एक्चुअली में वर्णमाला होती क्या है, अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वर्णमाला में एक्चुअली में होती क्या है। और अब अपन देखते हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत एक्चुअली हमको पढ़ना क्या क्या है ना, हमको क्या क्या पढ़ना है। अपन सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वर्णमाला से अपन बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे। देखो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि वर्णमाला के अंतर्गत होता क्या है अपन वो देखेंगे, है ना। तो अपन देखते हैं पहले स्वर, एक तो स्वर, फिर आते हैं आपके व्यंजन, ठीक है, व्यंजन आते हैं। देखो स्वर अपन को पढ़ना है 11, व्यंजनों की संख्या कितनी है वो भी अपन को देखना है। व्यंजन अपन को पढ़ना है 33, ठीक है। फिर आते हैं द्विगुण, द्विगुण अपन को पढ़ना है 2, संयुक्त अपन को पढ़ना है, संयुक्त अपन को पढ़ना है 4। देखो अपन ने क्या क्या देखा है कि देखो अपन को 11 तो स्वर पढ़ना है, 33 अपन को व्यंजन पढ़ना है, संयुक्त 4 पढ़ना है और उसके बाद अगर अपन बात करें अयोगवाह, तो अयोगवाह अपन को पढ़ना है 2। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो टोटल आता है आपका 52 आया, ठीक है। तो 11 अपन को पढ़ना है स्वर, 33 व्यंजन पढ़ना है, द्विगुण 2 पढ़ना है, 4 संयुक्त पढ़ना है और 2 अयोगवाह पढ़ना है। इन सब का अगर अपन टोटल कर रहे हैं तो कितना आता है आपका 52 आता है, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे से बेसिक से अपन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये ऑल ओवर मैंने बता दिया है कि अपन को वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अपन बहुत बेसिक से पढ़ते हैं और अपन शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली में वर्णमाला होती क्या है। देखो भाषा के अंतर्गत प्रयोग होने वाली जो ध्वनियाँ उनको अपन क्या कहते हैं, भाषा के अंतर्गत जो प्रयोग होने वाली ध्वनियाँ, मूल ध्वनियों और जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हर एक भाषा की एक जो भाषा जो भी होती है उसकी एक वर्णमाला जरूर होती है। तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का जो सार्थक समूह है वह क्या कहलाता है, आपका वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। देखो एक्चुअली बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ, अब आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि वर्णमाला के अंतर्गत अपन को क्या क्या देखना है। वो तो अपन ने देख ही लिया है और इसके अंतर्गत एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्णमाला के अंतर्गत 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वर्ण होते हैं, एक होता है आपका शब्द और शब्दों से मिलकर क्या बनता है वाक्य। अब ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा था, उसके अंतर्गत भी मैंने बताई थी। कौन सा चैप्टर पढ़ा था मैंने, शब्द विचार वाला एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि एक्चुअली में वर्ण क्या होते हैं और उसके अंतर्गत मैंने बताया था पद क्या होता है ना। तो पद क्या होता है और वाक्य क्या होते हैं, सारी चीज़ें अपन ने एक बार जो है शब्द विचार वाले चैप्टर में भी देखी है। फिर भी मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में वर्ण क्या होता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये भी सिखाता हूँ कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से बनाता है और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं उस बारे में भी बात करता हूँ। हर वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आप लोगों को कुछ भी एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आता है
कि ये इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। देखो तो वर्ण जो होता है, देखो वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन आता है अपन, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण। वो क्या होती है आपकी वर्ण, और ये लिखित होती है ना कि मौखिक होती है, ठीक है। और इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, लेकिन वो उच्चारित होती है। लिखित की अगर अपन बात करें तो वो वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि ध्वनि अगर अपन बात करें तो ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, लेकिन वर्णों को हम जरूर लिख सकते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी वर्ण होती है। अब वर्णों से मिलकर क्या होते हैं, शब्द बनते हैं। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर अपन बात करें तो यही है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अपूर्ण इकाई, तो भी भाषा की जो अपूर्ण इकाई है वह क्या कहलाएगी, वर्ण ही कहलाएगी। और भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है, आपकी वाक्य, वाक्य कहलाती है। भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है वह क्या कहलाती है, आपकी वाक्य कहलाती है, ठीक है। अब देखो वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, शब्द बनेगा। वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, शब्द बनेगा ना। अब देखो किस तरीके से अगर अपन बात करें शब्द की जो डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से दे सकता हूं कि वाक्य के अंतर प्रयुक्त खंडों को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया कि जैसे कि राम खाना खाता है, तो ये एक क्या है, एक वाक्य है। और वाक्य के अंतर्गत हमने क्या किया, खंडों का प्रयोग किया है ना। ये तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये शब्द हो जाएंगे। तो वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त किए गए खंडों को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। वो आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह आपकी है वर्ण। ये ही आंसर आएगा और ये ही लगा के आना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर वो पूछता है वर्ण, तो वर्ण ही आएगी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई तो वर्ण ही आएगी, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मैं एक और डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा जिसके अंतर्गत अपन स्वर देखेंगे। देखो अपन सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अपन स्वर देखेंगे, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अपन एक एक करके अब चीज़ों को पढ़ना चालू करेंगे। ये तो थोड़ा सा मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी जो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब अपन एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और वर्णमाला को साफ विस्तारित तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अब देखो अपन सबसे पहले लेंगे स्वर। क्या लेंगे अपन, सबसे पहले अपन को देखना है स्वर, देखना है। स्वर होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अपन बात करें तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि भाई स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11, है ना। अब अपन 11 स्वर देखेंगे और स्वर के भेद भी देखेंगे, क्योंकि स्वर के भेद से बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। अब ये जो 11 स्वर हैं उनको ही विभिन्न प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के भेद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें उच्चारण के आधार पर, अगर अपन बात करते हैं जाति के आधार पर स्वर की बात करेंगे, फिर अपन मुख और प्रयत्न के आधार पर जो बात करेंगे, फिर अपन जिह्वा के आधार पर बात करेंगे। तो होते तो 11 ही हैं, लेकिन उनको विभिन्न कैटेगरियों में रखा गया है। आई बात समझ में? तो आइए अपन देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत अपन देखेंगे स्वर, ठीक है। स्वर देखेंगे, स्वर के अंतर्गत हमको देखो क्या क्या पढ़ना है, अपन वो देख लेते हैं। स्वर के अंतर्गत अपन को सबसे पहले जो है अपन को उच्चारण के आधार पर देखना है ना। फिर जाति के आधार पर देखना है ना। फिर मुख एवं प्रयत्न के आधार पर, है ना। और अंत में अपन देखेंगे जो है संयुक्त स्वर, मतलब कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर देखेंगे, ठीक है। ये अपन देखते हैं जिह्वा के आधार पर, संयुक्त भी देखेंगे, ठीक है। अपन देख रहे हैं अभी, देखो अपन ने स्वर को जो डायग्राम बनाया है, स्वर का जो डायग्राम बनाया है बहुत अच्छा डायग्राम है। और मैंने जो डायग्राम बनाया उसके माध्यम से सभी तरीके के स्वर जितने भी कैटेगरी बनाई हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को और भी कैटेगरी बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और जो है मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम से बाहर ना आ जाए। अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसमें इंक्लूड करके मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप बस समझते चलें, देखते चलें, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो देख लिया मतलब पर्याप्त है, वर्णमाला आपके लिए पर्याप्त तो हो जाएगी, है ना। अब देखो इसके अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत उच्चारण के आधार पर आता है एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आता है आपका दीर्घ स्वर,
एक आता है प्लुप्त, प्लुप्त स्वर। ये तीन देखने अपन को जाति के आधार पर, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय, है ना। मुख एवं प्रयत्न के आधार पर भी होते हैं। देखो मुख एवं प्रयत्न के आधार की अपन बात करें, एक होता है आपका विवृत्त स्वर, फिर होता है एक अर्धविवृत्त, है ना, और एक होता है आपका जो है अगर अपन बात करें संवर्त स्वर, और एक होता है संवर्त स्वर की बात की अगर अपन बात करें, एक होता है आपका अर्ध संवर्त, है ना। और जिह्वा के आधार पर होता है आपका एक अग्र, एक मध्य और एक होता है पश्च। ठीक है, ये अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब अपन स्वर तो चालू कर रहे हैं, लेकिन अपन ने स्वर का डायग्राम भी बना लिया है, लेकिन एक्चुअली में स्वर होते क्या हैं, हमें वो सीखना है, स्वर होते क्या हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत सटीक डेफिनेशन देता हूँ, आप लोगों बस उसको सुनना, और वो क्योंकि वो डेफिनेशन के आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो वायु आपके मुख के बिना किसी भाग को स्पर्श करती हुई जब बाहर की तरफ कोई ध्वनि उच्चारित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कि आपका वर्णों के उच्चारण में जो वायु निकलेगी वो आपके मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, मतलब कि अबाध, बिना बाधा के पार करती हुई जब बाहर की तरफ कोई ध्वनि उच्चारित करेगी उसे हम स्वर कहते हैं। आई बात समझ में? तो स्वर की डेफिनेशन यही है कि जब भी हम ऐसा वर्ण, जब भी हम कोई स्वर जो है उच्चारित करते हैं तो जो मुंह की जो वायु है बिना किसी बाधा को, मतलब कि मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, ना जीभा को करेगी, ना ऊपर वाले तालु को करेगी, ना किसी को करेगी, मतलब कि बिना बाधा के जब कोई स्वर उच्चारित करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण जब उच्चारित करते हैं तो स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्वर की डेफिनेशन है। आई बात समझ में? मतलब कि जो है आपके जो स्वर होते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं, एक तो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं और बिना किसी जो है आपकी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित नहीं, मतलब कि नहीं किए जाते, मतलब कि इनके स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं, इनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। और जब भी हम कोई स्वर को उच्चारित करते हैं तो मुख से जो वायु निकलती है वह मुख के किसी भी मुख के किसी भी भाग को स्पर्श ना करते हुए जो है बाहर की तरफ जब कोई ध्वनि उच्चारित करती है तो उसे हम स्वर कहते हैं। आई बात समझ में? ये ऑथेंटिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। आई बात समझ में? ये हो गई आपकी स्वर की डेफिनेशन। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भाई उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अपन पढ़ेंगे तो उच्चारण के आधार पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लिप्त स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो ह्रस्व स्वर, अब देखो स्वर तो मैंने बताया तो स्वर होते हैं 11। ठीक है, स्वर होते हैं 11। अब ह्रस्व स्वर की अगर अपन बात करें, देखो स्वर की अगर अपन बात करें तो एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर की अगर अपन बात करें तो छोटा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और ऋषि, है ना। ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर की भी डेफिनेशन बताऊंगा और दीर्घ स्वर की भी डेफिनेशन बताऊंगा। देखो दीर्घ के अंतर्गत अपन बात करें तो 4 इधर है तो 7 उधर चले जाएंगे, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, है ना, फिर ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर औ आ जाएगा और औ आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो अगर अपन बात करें, हमको पढ़ना है स्वर 11, और 11 मैंने आप लोगों को बताया है। 11 के अंतर्गत देखो किस तरीके से बताया कि एक तो होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। और स्वर की मैंने डेफिनेशन पहले ही बता दी है कि भाई ऐसे वर्ण जिनमें वायु बिना किसी मुख के किसी भी मुख के किसी भी भाग को बिना स्पर्श करे हुए जब बाहर की तरफ कोई ध्वनि उच्चारित करेगी वे क्या कहलाएंगे, आपके स्वर कहलाएंगे। और ह्रस्व स्वर की अगर अपन बात करें तो ऐसे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं और जो किसी भी बिना वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, अन्य किसी वर्णों की इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सहायता नहीं ली जाती, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और इनके बोलने पर इनको उच्चारण करने पर मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है ना। किसके मात्रा में निकलती है? कम मात्रा में निकलती है। दीर्घ स्वर से
के कंपैरिजन में मुख से कम मात्रा में निकलेगी और समय कम लगेगा, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने पर वायु जो ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा निकलती है और समय ज्यादा लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घ मतलब कि बड़ा, मतलब कि ज्यादा। ह्रस्व स्वर में क्या होगा, वायु कम निकलेगी, समय कम लगेगा। दीर्घ स्वर में क्या होगा, वायु ज्यादा निकलेगी और समय ज्यादा लगेगा। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो जितने भी आपके छोटे वाले हैं वो इधर आ जाएंगे, जितने भी आपके बड़े वाले हैं वो इधर आ जाएंगे। और टोटल मैंने 11 बताए, टोटल कौन कौन से हो जाएंगे आपके, आ, ई, उ और ऋषि ये हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, और बाकी के क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब बस देखते चलो, आपको सारी चीजें रटाने की गारंटी मेरी है, मैं याद करवाऊंगा, मेरे को याद करवाना है, आप टेंशन मत लो किसी भी चीज का। और एक भी क्वेश्चन आपकी वर्णमाला से बाहर नहीं जाएगा। अभी तो अपन स्वर पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आएगा, देखना बहुत आनंद आएगा इनको पढ़ने में। तो मैंने क्या बता दिया भाई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि ये क्या हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर में क्या हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, है ना। दीर्घ मतलब कि बड़े, तो बड़े वाले सारे उधर और छोटे वाले सारे इधर। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अपन ने ह्रस्व स्वर देख लिया। ह्रस्व स्वर में मैंने क्या बताया, वायु कम निकलेगी, समय कम लगेगा। दीर्घ स्वर में वायु ज्यादा निकलेगी और टाइम ज्यादा लगेगा। प्लुप्त स्वर कुछ नहीं होता है, प्लुप्त स्वर कुछ नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जो है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इसका कोई उपयोग नहीं है। अब देखो, आपने किसी तरीके की कुछ इस तरीके की ध्वनि देख, मतलब कि लिखावट देखी होगी। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या किसी भी शब्द के आगे जो है आपका कुछ इस तरीके की आकृति दिखाई देती है ना, उसे हम ये कहते हैं प्लुप्त स्वर। क्या कहते हैं आपको, प्लुप्त स्वर। जो हम स्वर लगाते हैं ना, जब हम सुर वगैरह लगाते हैं, उसमें भी इस चीज़ का क्या होता है, जो है उपयोग होता है। तो ये होता है आपका प्लुप्त स्वर। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, ना से कहाँ पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्लुप्त स्वर। आई बात समझ में। अब देखो, अपन ने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया, दीर्घ स्वर पढ़ लिया, तो ये मैं आप लोगों को रफ कर देता हूँ। अब देखो, हमारे एक बहुत ही फेमस जो है आपके गुरु थे, कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखो, उन्होंने स्वरों को दो तरीके से बांटा है। एक होता है आपका मूल स्वर, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने दो तरीके से बांटा है। एक की अगर अपन बात करें, एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं आपके संधि स्वर। और संधि स्वरों को उन्हें दो तरीके से बांटा है। एक होता है आपका दीर्घ स्वर, है ना, और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं आपके। संयुक्त स्वर का होते हैं आपके इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो दीर्घ स्वर की। देखो, अब मूल स्वर में क्या बात करता हूं भाई, मूल स्वर के अंतर्गत जो अपन ने ह्रस्व स्वर होते हैं ना, वही मूल स्वर कहलाते हैं, जो मैंने पहले बता दिए। तो छोटा आ, ई, उ और ऋषि ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। और मूल स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही होते हैं, बस इनकी जो है कैटेगरी इसमें थोड़ी अलग अलग कर दिए कामता प्रसाद गुरु ने। जो मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं आपके। तो चार होते हैं, कितने मूल स्वर होते हैं, चार होते हैं आपके मूल स्वर। अब देखो, ह्रस्व स्वर की अगर जो है संधि स्वर की बात करें, तो संधि स्वर को कामता प्रसाद गुरु ने दो तरीके से बांटा है। एक दीर्घ स्वर की बात की है और एक आपकी किसकी बात की है, संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर होते हैं आपके चार। ये होता है एक ए, बड़ा ए, ओ और औ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपका संयुक्त स्वर से, ठीक है, ठीक है। अब देखो, दीर्घ स्वर की अगर अपन बात करें, तो दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जो भाई समान स्वर होते हैं, वे मिलकर क्या हो जाते हैं, जब आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, देखो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो कौन कौन से आएंगे। देखो, ये तो आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ा आ, मतलब कि जो दो समान स्वर हो जाएंगे। दीर्घ से मतलब कि जब दो समान स्वर आपस में जुड़कर दीर्घ हो जाएंगे तो उनको क्या कहते हैं अपन, दीर्घ स्वर। इन्हें सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपन आगे देखेंगे। लेकिन देखो, यहाँ पर सजातीय स्वर है, यहाँ पर दीर्घ स्वर की कैटेगरी के अंतर्गत उसको कामता प्रसाद गुरु ने रखा है। देखो, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ई हो सकती है, ई हो सकती है तो बड़ी हो जाएगी, ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। देखो, जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएंगे तो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और अगर अपन संयुक्त स्वर की बात करें, जब दो असमान स्वर जुड़ेंगे तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, जो है संयुक्त स्वर कहेंगे। अब देखो, संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वरों की संख्या चार है।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। आई बात समझ में, कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। और क्वेश्चंस मिलकर देखो किस तरीके से आएगा, क्वेश्चंस में बताता हूँ किस तरीके से आएंगे, आप थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट्रेट करना। अब वो पूछेगा आपसे संयुक्त स्वरों की संख्या तो 4 है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन कौन से हैं, तो ये हैं ए, बड़ा ए, ओ और औ। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे कि वो पूछेगा ए किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। अब आपको एग्जाम में ई प्लस आ दे देगा तो ये मत करके आ जाना, ये पूर्णतः गलत है। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस के मायने रखते हैं, इसमें सीक्वेंस होता है, ठीक है। आप सीक्वेंस को गड़बड़ा मत देना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहले वो आपको एग्जाम में ई प्लस आ दे देगा तो आप ये लगा के आ जाओगे, जबकि ये लगा के मत आना। यहाँ पर आपको सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे कि आ प्लस ई मिलकर ए बना हुआ है, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर बड़ा ए बनेगा, आ प्लस ओ मिलकर जो है आपका ओ बनेगा, और आ प्लस ओ मिलकर औ बनेगा। आई बात समझ में, तो ये आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। आई बात समझ में। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं वो देख लो, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। ए होता है, बड़ा ए होता है ना, और ओ होता है और औ होता है। ये आते हैं आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई संयुक्त निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। क्वेश्चन 2-3 तरीके से बना सकता है। एक तो संयुक्त स्वरों की संख्या पूछेगा, तो हमको पता है 4। उसके बाद हमसे पूछेगा कि भाई संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो हम बता देंगे कि ये होते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो हम बता देंगे कि भाई इससे मिलकर बने होते हैं। अब देखो इसको याद करने की भी ट्रिक है, भाई सब में आ पहले लगा हुआ है तो सब में आ पहले लगा लेना, और ई ए उ ओ ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना, ई ए उ ओ, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन ने पूरा देख लिया। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर देख लिए, दीर्घ स्वर देख लिए, प्लुप्त स्वर की बात की है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी बात कर ली है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी अपन ने देख लिया कि क्या क्या उन्हें किस तरीके से स्वरों को बांटा है। देखो अब स्वर मैंने बता दिया कि होते तो 11 ही हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी डिवाइड की हुई है, और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है ना। हमको कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन बना लिया, हम तो पूरे कराएंगे, हमको डायग्राम याद है तो हम पूरे कराएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, वो सब कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अपन के चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर क्या था अपना, जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, जिह्वा के आधार पर, है ना। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, और एक होता है पश्च। ये अपना डायग्राम था, ठीक है। अब देखो ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुप्त स्वर हो। देखो अब अपन बात करते हैं भाई जाति के आधार पर। जाति के आधार पर 2 होते हैं, एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था, जो ऐसे स्वर जो 2 समान स्वर होंगे और आपस में जुड़ के दीर्घ हो जाएंगे, वे क्या कहलाएंगे, आपके सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर की अगर अपन बात करें तो क्या हो सकते हैं, जो समान हो, है ना, जो समान जाति के हो, सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर आ प्लस आ, तो भाई ये भी आ है, मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ई प्लस ई की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। ऊ प्लस ऊ की बात करें तो यहाँ पर भी ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सजातीय स्वर। आई बात समझ में। जो मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर के अंतर्गत बताए थे, अब उनको कामता प्रसाद गुरु ने दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय 2 में जो है आपको क्या किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, डिवाइड किया हुआ है। तो होते तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि 11 ही होते हैं ना, बस सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। आपसे तो कोई भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। सजातीय स्वर 2 समान स्वर हो जाएंगे। अब देखो समान स्वर की अगर अपन बात करें तो आ प्लस आएगा, ई प्लस आएगी, ऊ प्लस ऊ आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बता दें कि भाई इसको हटा के हम कोई और स्वर लगा दें, जैसे कि अगर अपन बात करें विजातीय स्वर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर अपन बात करें, मैंने यहाँ पर क्या बताया था भाई, ये जो है आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे भाई, असामान्य स्वर हो जाएंगे। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ई आ रही है। तो ऐसे सर जो 2 समान स्वरों से मिलकर होंगे सजातीय स्वर कहलाएंगे, और जो 2 असामान्य स्वरों से मिलकर कहलाएंगे बने होंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके विजातीय स्वर कहलाएंगे। आई बात समझ में, क्या कहलाएंगे, आपके विजातीय स्वर, है ना। तो ये भी अपन ने देख लिए, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में 2 समान स्वर होंगे और विजातीय स्वर में 2 असमान स्वर होंगे। अब देखो अगर अपन बात करें विवृत्त स्वर, तो विवृत्त स्वर की अगर अपन बात करें तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुल जाए, वे क्या कहलाते हैं, आपके विवृत्त स्वर कहलाते हैं। मैंने क्या बता दिया कि जिनके उच्चारण में आपका
मुख पूरी तरीके से खुलेगा वह क्या कहलाएगा आपका विवृत स्वर। तो अगर अपन बात करें तो आ जो है आपका, आ अगर हम बोलते हैं जो बड़ा आ है उसके उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुलेगा आ, तो ये क्या कहलाएगा आपका विवृत स्वर। मतलब कि जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुला रहता है वह क्या कहलाता है आपका विवृत स्वर कहलाते हैं। आई बात समझ में, क्या कहलाते हैं विवृत स्वर कहलाते हैं। अब देखो अर्धविवर्त मतलब कि विवृत मतलब कि पूरा, अर्धविवर्त मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा खुला होगा वह क्या कहलाएंगे आपके विवृत स्वर कहलाएंगे। कौन कौन से कहलाएंगे देखो, एक तो आ कहलाएगा आपका, ए कहलाएगा और आ हो जाएगा, ए हो जाएगा और एक हो जाता है आपका औ। क्या हो जाता है औ। देखो विवृत्ति की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पर लिख देता हूं, विवृत्ति की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाता है आपका आ हो जाएगा, है ना। अगर अर्ध विवृत्ति की अगर अपन बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया यहाँ पर, तो एक तो छोटा आ बताया है, ए बताया है और क्या बताया है मैंने यहाँ पर औ। तो इनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलेगा विवृत, जिनके उच्चारण में मुख आपका आधा खुलेगा वे क्या कहलाएंगे आपके जो है अर्ध विवृत स्वर कहलाएंगे। अब देखो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है, लगभग बंद हो जाता है, लगभग, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है वे क्या कहलाते हैं आपके जो है संवृत स्वर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके, देखो एक तो आता है आपका ई, एक तो आता है आपका ऊ, है ना, एक आती है आपकी, एक आता है ऊ, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। तो कौन कौन से आते हैं आपके, ये चार आते हैं। तो संवृत के अंतर्गत अपन ने देखो क्या देखा है यहाँ पर, एक तो आता है आपका छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, छोटा ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। तो ये जो चार होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं आपके संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। संवृत में क्या बताया मैंने कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद होता है, लगभग बंद होता है तो क्या कहते हैं अपन उनको संवृत स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण मुख लगभग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लगभग बंद हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके जो है संवृत स्वर कहलाते हैं। और ई, ऊ, ई और औ, देखो संवृत स्वर के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सर संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत क्या होता है कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में जो है आपका मुख आधा खुला हुआ रहता है और आधा बंद रहता है, मतलब कि क्या रहता है कि आधा बंद रहता है, उसमें लगभग बंद रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है थोड़ा सा आपका आधा बंद रहेगा। आई बात समझ में, आधा बंद रहेगा वे क्या कहलाएंगे आपके अर्ध जो है संवृत स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं आपके, ए और ओ आता है। देखो अर्ध संवृत की अगर अपन बात करें तो ये इसके यहीं लिख देता हूँ, एक आता है आपका ए आता है, एक आता है आपका ओ, है ना। क्या आता है आपका, एक ए आता है और एक ओ आता है। आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को कि एक तो ए आएगा, एक ओ आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, एक जो है अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, संवृत स्वर। अब संवृत स्वर के अंतर्गत लगभग क्या हो जाएगा आपका जो मुख हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका लगभग, जिन वर्णों के उच्चारण में आपका मुख लगभग बंद रहेगा वे क्या कहलाएंगे आपके अर्ध संवृत कहलाएंगे। और जिसके अंतर्गत छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिए हैं। देखो जो है आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो संवृत स्वर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत क्या आता है, अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत जो है आपका मुख आधा बंद रहेगा, उसमें लगभग बंद होता ही है और इसमें आधा जो है क्या रहेगा आपका बंद रहेगा। तो अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत देखो ए और ओ की अगर अपन बात करें क्या आते हैं आपका ए और ओ, ये इसके अंतर्गत आते हैं आपके अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं आपके अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक बार और देख लो, जिसके मैंने आप लोगों को बताया जिसके अंतर्गत पूरा मुंह खुलेगा वो क्या कहलाएगा आपका विवृत है। जिसके अंतर्गत पूरा मुंह की जगह आधा मुंह खुलेगा वह क्या कहलाएगा आपका अर्ध विवृत। अर्ध विवृत के अंतर्गत देखो छोटा आ आता है, बड़ा ए आता है और औ आता है। संवृत स्वर के अंतर्गत आपका मुख लगभग बंद रहेगा, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत ए आता है और औ आता है। अब संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख लेना और इनको एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप उच्चारण करके देख लो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मुख पूरा खुला रहेगा विवृत में तो आ, ठीक है। अर्ध विवृत में आधा खुलेगा, तो अर्ध विवृत में जैसे अपन बोलते हैं आ तो आधा मुंह खुलता है, ए और ओ तो आधा मुंह खुलेगा।
जबकि विवृत्त के अंतर्गत पूरा खुलेगा आ, और अर्धविवृत्त के अंतर्गत आधा खुलेगा। तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, जैसे कि अपन बात करें आ, ए और ओ, तो आधा मुख खुल रहा है। संवृत्त स्वर के अंतर्गत लगभग बंद रहेगा। देखो बोल के देखते हैं, ई तो लगभग बंद है, ई सिर्फ होठ खुले हुए हैं, बाकी मुख बंद है, ई। उसके बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लगभग बंद है, खुल ही नहीं रहा है ना। तो जिसके अंतर्गत लगभग बंद होगा, खुलेगा ही नहीं, वे क्या कहलाएगा आपका जो है संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर की बात करें तो अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, आधा खुलेगा। तो जैसे ए है ना, ए और ओ तो थोड़ा खुल रहा है, जबकि संवृत्त में लगभग बंद ही था। आप उच्चारण करके देखोगे, आपको सारी चीजें समझ में, और आप उच्चारित करके देखना इन चीजों को, अब बहुत अच्छी तरीके से आपका करोगे, सीख जाओगे। और अगर एग्जाम में अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डेफिनेशन याद रखना और उच्चारण करके देख लेना, आपको एग्जाम में बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? बस ये देखना है कि कौन सा खुलता है और कौन सा बंद होता है। अब देखो, अगर अपन जिह्वा के अंतर्गत बात करें तो जिह्वा के अंतर्गत जो है 4 तरीके से, जिह्वा के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बताई थी। एक होता है भाई अग्र, है ना, अग्र स्वर जिह्वा के आधार पर, फिर मध्य स्वर की बात करें और पश्च स्वर की बात करें, ठीक है। अब वो अपन से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो है आपका जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कौन सा है, जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है। अगर देखो अग्र स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्र भाग के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, वह कौन से स्वर कहलाते हैं, आपके जो है जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कहलाते हैं, जो जीवाने के आगे वाले जो है आपके भाग से क्या किए जाएंगे, उच्चारित किए जाएंगे। अब देखो कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आता है आपका, देखो अग्र के अंतर्गत आता है ई आती है ना, ए आता है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें इसमें जो है बड़ी ई आती है और बड़ा ए आता है। तो ये जो 4 हैं आपके, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अग्र भाग के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये आपके उच्चारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक तो छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, छोटा और बड़ा है, ये अग्र के जो है जीवान के अग्र भाग के द्वारा किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। मध्य की अगर अपन बात करें तो मध्य स्वर में केवल जो आ है, बड़ा आ, ये जीवान के मध्य भाग से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, मध्य स्वर। और इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, मध्य स्वर जो जीवाने के मध्य भाग से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। अगर अपन पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, देखो एक तो आता है आपका ऊ, फिर आता है बड़ा ऊ, फिर आता है ओ, फिर बड़ा ओ। तो ये ऐसे स्वर हैं जो जीवान के पिछले वाले भाग से क्या किए जाते हैं, आपके उच्चारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, आपके उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। तो मध्य स्वर आपका आ है, छोटा आ, और इसके अगर पश्च स्वर की बात करें तो बड़ा आ आता है आपका, क्या आता है आपका, बड़ा आ आता है। देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और बड़ा आ, तो ये पश्च स्वर है ना। देखो अग्र की बात करें तो छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, छोटा ए आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा। तो ये किसके माध्यम से, जिह्वा के अग्र भाग से आपके क्या किए जा सकते हैं, जो है उच्चारित किए जाते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो छोटा आ आता है, और पश्च स्वर की बात करें तो ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है और आ, ये पश्च स्वर के जो है आपके उच्चारित किए जाते हैं ना। अब देखो अपन ने बहुत सारी चीजें इसमें देख ली। देखो स्वर अपन ने ह्रस्व स्वर देख लिए हैं, उसके बाद अपन ने दीर्घ स्वर भी देख लिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी देख लिए। उसके बाद अपन ने देख लिए भाई स्वर के भेद, स्वर के भेद की अगर अपन बात करें, देखो स्वर के जो पूरे भेद अपन ने देख लिए यहाँ पर, उच्चारण के आधार पर, जाति के आधार पर, मुख एवं प्रयत्न के आधार पर और जिह्वा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि भाई जो है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर एक स्वर होते हैं आपके जो है वृत्ताकार और एक होते हैं आपके अवृत्ताकार, जैसे अपन दीर्घ स्वर की भी दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत कौन कौन किससे आते हैं, आपका आकृति के आधार पर, देखो ओष्ठाकृति के आधार पर एक होते हैं आपके वृत्ताकार, एक होते हैं आपके दीर्घाकार। क्या होते हैं आपके दीर्घाकार, जिसे हम अवृत्ताकार भी कहते हैं।
तो वृत्ताकार के अंतर्गत अपन बात करें तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएंगे, आप बोल के देखो। ऊ, होठ की आकृति गोल बन रही है ना, बड़ा ऊ, ओ और औ, 4 मैंने बता दी क्या आपके। देखो छोटा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऊ, औ और औ, ओ और औ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपके होठों की आकृति गोल बनेगी वे क्या कहलाएंगे, आपके वृत्ताकार कहलाएंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी होठ की आकृति दीर्घाकार बनेगी, किस दीर्घाकार कैसी होती है, जैसे पृथ्वी हमारी गोल नहीं घूमती है, दीर्घाकार घूमती है, कुछ इस तरीके की घूमती है, तो आकृति कुछ इस तरीके की बनेगी आपके होठों की। तो ई अगर अपन बात करें, बड़ी ई अगर अपन बात करें, है ना, उसके बाद ए की अगर बात करें, ए की अगर अपन बात करें, है ना, आ की अगर अपन बात करें, बड़ा आ की अगर अपन बात करें, तो इन वर्णों के उच्चारण में क्या हो जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, जैसे ऋषि की अगर अपन बात करें तो इन वर्णों के उच्चारण में क्या हो जाएगा, आपके मुख की होठ की जो आकृति है वह क्या कहलाएगी, आपकी आवृत्ताकार दीर्घाकार बनेगी। तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के होठ की जो आकृति होती है वह गोल बनेगी वह वृत्ताकार कहलाते हैं, और जिसमें दीर्घ बनेगी वह क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घाकार या वृत्ताकार। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं, है ना, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं, जिसमें अपन ने स्वर कंप्लीट किए हैं, 11 स्वर कंप्लीट किए हैं। 11 स्वर में आप लोगों को बता देते हैं, छोटा आ, छोटी जो है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, ऋषि, उसके बाद ए आई ओ औ, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं। तो ये 11 वर्ण मैंने आप लोगों को पूरे बताए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो था, ये स्वर का एक टॉपिक था वर्णमाला के अंतर्गत। वर्णमाला एक लेंदी टॉपिक है जिसको हम विभिन्न पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो आपने स्वर बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।